नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी आपका विशेष स्वागत है इस चैनल में। आइए हम जुड़ते हैं और आगे कुछ नया करते हैं। आइए आज हिंदी के इस महायात्रा हिंदी महासागर में आप सभी का स्वागत है और हम बड़े मेहनत और तल्लीनता के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रकरण, कथा, साहित्य और साहित्यिक समीक्षा से जुड़ते हैं। आज हम अच्छी बातों के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। रचना किसे कहते हैं, समीक्षा की परिभाषा क्या है, आलोचना समीक्षा में अंतर जानते हैं। इन सभी के बारे में अगर आपके पास अच्छे उत्तर हो तो आप भेज सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। आज हम प्रकरण, कथा, साहित्य और साहित्यिक समीक्षा में भाग 5वें एपिसोड 5 में है। तो आज हम बात करेंगे रचना, समीक्षा, आलोचना। आज के जो 3 बिंदु हैं, रचना, समीक्षा, आलोचना, और आशा है कि आगे की जो बातें थी उनका उत्तर आपको मिल जाए। देखिए, रचना क्या है? वैसे तो आमतौर पे हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम शब्द से बात करेंगे। हम गद्य पद जो भी पढ़ते हैं वो किसी रचनाकार की रचना होती है। रचना का शाब्दिक अर्थ निर्माण, बनाना होता है, यानी कोई न कोई कुछ बनाया होता है, वही एक उसकी रचना होती है। प्रकृति में विद्यमान सभी चीजें निर्माण के परिचय है। यहाँ कुछ भी अनायास नहीं आया, बल्कि सभी पैदा हुए या बनाए गए या उगाए गए हैं। विचारों, बौद्धिक प्रेरणा की पूंजी रूपी ज्ञान मीमांसा के संग्रहों को भी किसी ने बनाया होगा। जो भी हम पुस्तक देखते हैं, किताबें देखते हैं या जो भी ग्रंथ देखते हैं, वो किसी न किसी की रचना ही तो है। आज हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम है, जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, आगे भविष्य में लेंगे, ये सभी क्या है? एक रचना का ही तो रूप है। अब आगे हम बात करते हैं कि अपने ज्ञान के स्तर को पुस्तकीय रूप में देने वाले लोग ही रचनाकार कहे गए, तो उनके प्रयास ही रचना बनी। कोई रचना अचानक से नहीं अवतरित हो जाती, अपितु रचनाकार के मन में बहुत लंबे समय तक उठे अच्छे कौंध का परिणाम कहा जा सकता है। क्योंकि अंदर जो बातें हैं, जैसे रामायण की अगर बात करें, वाल्मीकि रामायण की जो शुरुआत थी उस पर हम लोगों जब बात करते हैं तो वहाँ जो पक्षी मारा जाता है, जो ऋषि के अंदर एक भाव उठता है, वहां से किताब निकल के आती है। उसी तरह से तुलसीदास जी की रामचरितमानस के भी प्रति कुछ कुछ बातें हमें मिलती रहती हैं। तो कहीं न कहीं सभी रचनाओं के पीछे रचनाकार की एक कौंध होती है, एक विचारधारा होती है, एक प्रलयवाद होता है, जहां से लेखक अपने आप को नहीं सजो करके शब्दों में लेकर के, लिपि में लेकर के चले आने का जो क्रिया है, वही एक क्या है? रचना है। अब देखिए आगे क्या होता है कि कोई रचना अचानक से तो नहीं आती, अवतरित नहीं होती अचानक मन में, बल्कि लंबे समय तक मन में उठे कौंध का परिणाम कहा जा सकता है। एक रचनाकार लिपि के शिल्प द्वारा अपनी भावी भाषा और बहुमूल्य शैली में अपने कथ्य को एक रचना का रूप दे देता है। उसकी रचना में उसके प्रेरक तो छिपे होते हैं, यहाँ तक कि उसके मनोदशा के आकार विकार भी दिख जाते हैं। उद्देश्य के तौर पर कोई रचना रचनाकार के दृष्टिकोण के समक्ष पाई जाती है। अब पाठक या अध्ययनकर्ता को उसकी खोज के समतुल्य होने पर वह रचना मात्र रचनाकार की नहीं रह जाती है। देखिए, कोई भी रचना, कोई भी कृति लिखी जाती है तो उसमें रचनाकार खुद के विचार डालता है। वो खुद क्या सोचता है, खुद क्या समझता है, वो देखता है। लेकिन जब वही विचार सभी के होने लगते हैं, जब सबकी बातें वहां से निकल के आने लगती है, तो रचनाकार की नहीं, वो पाठकों की या लोक दृष्टि की बातें होने लगती है। अब बात देखिए क्या है कि इस प्रकार हम रचना सभी की नहीं हो सकती है और नहीं रचनाकार सभी को समाहित करके रचना रच सकता है। देखिए, एक रचनाकार नहीं समझ सकता कितने लोगों के भाव है या कितने लोगों के भावों के अनुसार एक रचनाकार, ये संभव ही नहीं है। लेकिन रचनाकार जो पाता है उसको अपने अनुसार समेटता चला जाता है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों के विचार जब मेल खाने लगते, आपसी विचार एक साथ बैठने लगता है, तो स्वतः और कृति अपने आप में कालजयी होने शुरू हो जाती है। रचना बनते समय उसकी दिशा बन जाती है और उसी के अनुरूप पाठक उसे अपनाता भी है। तो कोई भी पाठक अनायास कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन रचना और रचनाकार दोनों के अपने अपने स्तंभ हैं। रचनाकार किसी तक नहीं पहुंचता है, रचनाएं पहुंचती हैं, पाठक रचनाकार तक नहीं पहुंचता है। लेकिन वो जो लिखा है, जो रचित हुई व्यवस्था है, उसके द्वारा पाठक रचनाकार तक भी पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे समीक्षा की। देखिए, समीक्षा के
लिए बहुत सी बातें हैं जो हम अचानक नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कदमों के साथ हम बड़ी बातों की ओर पहुंच सकते हैं। तो बड़ी बात तो बाद में की जाएगी, पहले आज बात समीक्षा की जाएगी, क्योंकि ये प्रकरण ही समीक्षा का है, वास्तव में इसका काम ही समीक्षा का है। तो हम समीक्षा की अलग अलग वैज्ञानिकता से जुड़ते जाएंगे। फिलहाल में आज समीक्षा से ही जुड़ते हैं। समीक्षा का विन्यास करने पर समधनी इच्छा बन जाता है। अब ध्यान तलब बात यह है कि इस विग्रह से समझ आता है कि समान इच्छा या बराबर की बात। साहित्य क्षेत्र में समीक्षा का अपना व्यापक स्थान है। किसी रचना के बिना समीक्षा संभव नहीं है। जैसे समीक्षा का आधार ही आलम्ब है। आलम यानी आधार। जैसे कहने वाला ये है कि अगर व्यक्ति बैठा है तो बैठने के लिए फर्श, कुर्सी या कुछ भी तो होना चाहिए। उसी तरह से अगर कोई कहीं जा रहा है तो जाने का माध्यम कोई ना कोई साधन होगा ही होगा। व्यक्ति ऐसे ही नहीं समाज में सामने आता है, उसके लिए भी कपड़े होते हैं, कुछ ऊपर से सौंदर्य की व्यवस्थाएं होती हैं। ये सारी चीजें व्यक्ति को प्रस्तुत करने के आलम हैं। उसी तरह से एक समीक्षक के लिए एक रचना का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रचना नहीं है तो समीक्षक चलाएगा कहाँ, किस पर बात करेगा? तो बात करने का जो आधार होता है ना, वो होती है रचना। आगे हम बात करते हैं समीक्षा के लिए किसी न किसी को पकड़ना ही पड़ता है। जैसे गुण दोष प्रकट करने हेतु व्यक्ति या वस्तु का होना जरूरी है। रचनाओं की समीक्षा में केवल रचना की समीक्षा नहीं होती, बल्कि उसमें रचनाकार के कृतित्व को भी दिखाया गया होता है कि वास्तव में रचनाकार जो है वो क्या किया है। आगे कि किसी रचना की भाव प्रबलता रचनाकार के प्रबल होने की दक्षता है। सृजन के क्षेत्र में रचना और समीक्षा दोनों महत्व हैं। दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, समीक्षक भी आगे बढ़ता है, रचनाकार भी आगे बढ़ता है, समीक्षा भी आगे बढ़ती है, रचना भी आगे बढ़ती है। तो कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। लेकिन समस्या कि पहले रचना आती है, उसकी समीक्षा बाद में आती है। समीक्षा पाठकों के पास पहले जाती है, जिसकी वजह से रचना उनके पास पहुंचती है। तो एक दूसरे का बहुत अपना अपना योगदान है, इसलिए इनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। लेकिन इनके पीछे एक और वैज्ञानिकता है, या कह सकते हैं कि लोगों के प्रति जो देश भावना, उसको हम आगे समझते चलेंगे। सामान्य पाठक को रचना से परिचय समीक्षा कराती है। समीक्षा के आधार पर चर्चा की कड़ी विस्तार ले पाती है। समीक्षा धर्मिता, ये शब्द महत्वपूर्ण है। जब भी आप पुस्तक समीक्षा कर रहे हो, चाहे लेखक समीक्षा कर रहे हो, व्यक्ति समीक्षा कर रहे हो, विशेष स्थान समीक्षा कर रहे हो, इसमें समीक्षा धर्मिता ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब है कि उसके दायरे में रह करके आपका कोई ना कोई धर्म होगा, कोई सिस्टम होगा। जैसे कविता का भी कविता कर्म होता है, कभी धर्म होता है, रचना धर्म होता है, उसी तरह से कभी कर्म होता है। उसी तरह से यहाँ भी समीक्षा धर्मिता रचना की बिना संभव नहीं है। बस इतना है कि समीक्षा कमी और गुण दोनों की निष्पक्ष होकर रखती है। पहला चीज है कि उसको, जैसे आज मीडिया को कहा जाता है कि निष्पक्ष होकर के बात करना है, उसी तरह से समीक्षक को भी निष्पक्ष होकर बात करना होता है। अब निष्पक्ष होने का मतलब ये कि या तो रचना की तरफ चले जाइए, या तो लेखक की तरफ चले जाइए, या बहुत गुण दिखा दीजिए, या बहुत अगुण दिखा दीजिए। तो आपको कुछ नहीं दिखाना है ज्यादा, आपको निष्पक्ष होकर के बात करने की आवश्यकता है। निष्पक्ष होकर के, ताकि पाठक स्वतः मूल्यांकन कर सके। जब निष्पक्ष बात की जाती है तो पाठक मूल्यांकन कर लेता है। समीक्षा की नीति कोई विशेष नहीं बल्कि प्राकृतिक तौर की है। समीक्षा का स्वरूप किसी को दबाना, झुकाना या हीन भावना में डालना नहीं है। अच्छी समीक्षा न होने पर पाठक के मन में समीक्षा के प्रति विचार बदल जाते हैं। इसलिए यह काम जिम्मेदारी का है। समीक्षा करना कोई खेल काम नहीं है, इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ करना है। आगे हम बढ़ते हैं। आलोचना। समान अर्थ होते हुए आलोचना और समीक्षा को अलग अलग समझते आ रहे हैं। आलोचना या समीक्षा करें, दोनों बात एक ही है। अब समझ के स्तर से लोग आलोचना का अर्थ केवल कमी बताना समझते हैं, वही समीक्षा को ज्यादातर लोग अच्छाइयों को सामने रखने वाला मान लेते हैं। एक प्रकार से दोनों विचारधारा मिथक का शिकार कहा जा सकता है। किसी रचना का एक पक्ष रखना मूल्यांकन नहीं बल्कि चाटुकारिता कहा जाता है। देखिए, अगर हम केवल बता दें कि फला लेखक की रचना है, इसमें बहुत ये है, ये है, ये है, और गुण ही गुण बताते चले गए, तो अंतोगत ये पता चलेगा कहीं न कहीं मैं उस लेखक का चाटुकार। तो ये चाटुकारिता सही नहीं है समीक्षा के व्यवस्था में। साहित्य के अंदर इन दिनों चाटुकारिता का रूप बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। ऐसे ही केवल कमियों को बताने वाले ईर्ष्यालु लोगों की कमी नहीं है। जो काम सबसे महत्वपूर्ण रहा वही सबसे ओछे स्तर का हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण समीक्षक
और रचनाकार का आपसी संबंध कहा जा सकता है। बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है कि समीक्षकों और रचनाकारों का मेल सटीक बैठता नहीं है। सत्यता यह है कि कोई समीक्षक रचना को आधार बना ही नहीं रहा जितना कि वो अपने प्रिय साहित्य को चाहता है, यानी वो भी किसी न किसी के पहले से ही अगुवाई कर चुका होता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि अपने समय के लोगों का समीक्षा करना बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हम कुछ भी कहेंगे तो वो तुरंत हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे, इसलिए उनके साथ भी ये कठिनाइयां थी। आगे है कि पहले के किसी रचनाकार के समतुल्य किसी को आंकना कहाँ का मूल्यांकन है। अब आप किसी को पढ़े उसके हिसाब से तोल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। सबके सोचने और समझने और उसको सामने शब्दों में पिरो करके लाना बहुत अलग होता है। आलोचना समीक्षा के लिए द्वेष या राग का होना एक समीक्षक की धर्मिता के विरुद्ध है। यदि समीक्षक आलोचना नीति के साथ समीक्षा आलोचना करे तो उसके द्वारा सबका भला हो सकता है। पहले है कि पॉजिटिविटी के साथ अगर कुछ भी करेंगे तो सब अच्छा और बेहतर होगा। आइए अब हम अंत की ओर चलते हैं। आज हमने प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के भाग 5 यानी एपिसोड 5 में हमने बात किया रचना, समीक्षा, आलोचना। आशा है कि आप सभी को ये सभी कारगर सिद्ध होंगे। कथा साहित्य से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, मित्रों को भेजें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।